नमस्कार मित्रों, आज़ाद क्लासेस बस्ती के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और अपने संघर्ष के राह में हम लोग फिर आज उपस्थित हुए हैं और हम लोग पढ़ रहे थे रासायनिक अपक्रिया। ठीक है, पहला चैप्टर था रासायनिक अपक्रिया। उसके पहले हम लोग क्या किए थे, थोड़ा सा उसके बेसिक जानकारी के बारे में पढ़े थे रासायनिक अपक्रिया के। किसके? रासायनिक अपक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, या फिर इसी को कहें रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। ठीक है, अब जैसे देखिए मान लीजिए कि हम लोग पढ़ रहे थे कि रासायनिक अपक्रिया, रासायनिक समीकरण। अगर आपने पहला क्लास करा है, अगर नहीं करा है तो सबसे पहले उसको कर लीजिए। ठीक है, तो पहला क्लास करवाने का मेरा से जो उद्देश्य है, वो मेरा उद्देश्य ये है कि आप लोग क्लास को कीजिए और क्लास को करोगे तो रासायनिक अपक्रिया होती क्या है या रासायनिक समीकरण होता क्या है, इसके बारे में पहली चीज़ आपको जानकारी मिल जाएगी। महत्वपूर्ण क्यों है रासायनिक अपक्रिया, अर्थात रासायनिक अपक्रिया का महत्व क्या है, उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। और रासायनिक अपक्रिया के लिए या फिर यौगिक को बनने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई एक निश्चित यौगिक है, जैसे मान लीजिए कि आप जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की जब आप अपक्रिया करवाओगे तभी जिंक सल्फेट और फिर क्या, हाइड्रोजन गैस बनेगा। लेकिन सबसे पहले देखिए, स्टूडेंट्स को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि लिखा कैसे जाए। अगर सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर जिंक सल्फेट कहा गया है, मान लीजिए कि आपके क्वेश्चन में कहा गया है जिंक सल्फेट, हिंदी में लिख दिया है जिंक सल्फेट, क्या लिख दिया, जिंक सल्फेट। तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है आपके पास कि जिंक सल्फेट का फार्मूला क्या लिखें, सूत्र क्या लिखें। तो अगर आप पिछला वीडियो कर लेते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा सबसे पहले आपको कि सूत्र क्या लिखें और कैसे लिखें, कहाँ गलतियाँ ना करें। ठीक है, और क्यों आवश्यक है, और संतुलित यौगिक क्या होते हैं उनके बारे में भी हम बातें कर चुके थे। ठीक है, तो अब सीधा सा हमारा जो उद्देश्य है, हम पढ़ेंगे रासायनिक अपक्रिया को संतुलित करना, अर्थात कैसे रासायनिक अपक्रिया को क्या किया जाए, संतुलित किया जाए। जैसे मान लीजिए आपको सबसे पहले एक एग्जाम्पल दिया गया है, Fe प्लस H2O gives that Fe3O4 प्लस में H2, प्लस में क्या है H2, H2 मतलब हाइड्रोजन, H2 का मतलब क्या, हाइड्रोजन। तो यहाँ सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो भी आपको रासायनिक अपक्रिया, मान लीजिए कि एक रासायनिक अपक्रिया है जिसमें आयरन और जल मिलकर आयरन ऑक्साइड और क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद जैसे मान लीजिए कि यहाँ जो भी आपको अभिकारक दिए होते हैं, जो भी उत्पाद दिए होते हैं, जैसे मान लीजिए कि अभिकारक एक ये है और एक ये है, फिर यहाँ अभिकारक क्या क्या है, उत्पाद क्या क्या है, यहाँ ये है और ये है। देखिए, जब भी हम रासायनिक अपक्रिया को संतुलित करते हैं तो पहला चीज़ ये ध्यान रखते हैं कि जो ये सूत्र लिखा हुआ है इसमें कुछ परिवर्तन ना होने पाए। जैसे अगर ये Fe3O4 लिखा हुआ है या फिर मान लीजिए कि H2O लिखा हुआ है, अब H2O के सूत्र में तो परिवर्तन नहीं कर सकते ना, हमको ऑक्सीजन बढ़ाना है तो H2O2 तो नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि इधर ऑक्सीजन 4 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन कितना है, 4 है, और इधर ऑक्सीजन कितना है, 1 है। अब इसको बढ़ाने के लिए यहाँ तो 3 कर नहीं सकते कि यहाँ 3 कर दें, ठीक है, या फिर यहाँ 4 कर दें तो 4 इधर भी हो जाए, 4 उधर भी हो जाए, ऐसा नहीं कर सकते हैं। ऐसा अगर हम कर देंगे तो जल का जो आणविक सूत्र है वो गलत हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और जल नहीं रहेगा। ठीक है, तो क्या होगा, अब जब हमको परिवर्तित करना होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, जितने उत्पाद दिए होते हैं, जितने अभिकारक दिए होते हैं, जितने, ये देखिए जो ये तीर बना हुआ है, जो एरो बना हुआ है, इसके पहले क्या होते हैं, आपके अभिकारक होते हैं। क्या होते हैं, अभिकारक, और इसके बाद के जो क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं। क्या होते हैं, उत्पाद। ठीक है, तो उत्पाद आपके पास कौन कौन से हैं, उत्पाद आपके पास हाइड्रोजन है और Fe3O4 है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, अभिकारक में, अभिकारक का मतलब जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, कौन कौन, आयरन और जल। ठीक है, अर्थात जो मिलकर उत्पाद को दे रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, अभिकारक हो जाएंगे। अब अगर इनको हमको संतुलित करना है, इस अपक्रिया को क्या करना है, हमको संतुलित करना है, तो संतुलित करने के लिए सबसे पहला काम इन सभी को ब्रैकेट्स में कर लीजिए। ब्रैकेट्स में कर लोगे तो इससे ये क्लियर रहेगा कि इसके अंदर कुछ नहीं बदलेगा। चाहो तो इस जो भी आप काउंटिंग बढ़ाओगे इसके बाहर बढ़ाओगे, कहाँ बढ़ाओगे, बाहर बढ़ाओगे। अगर हम देखें तो समीकरण में ठीक है, क्या है, अगर हम अभिकारक में देखें, अभिकारक में और उसके बाद फिर किसमें, उत्पाद में, ठीक, अभिकारक में और उत्पाद में, दोनों में देखें, अभिकारक और उत्पाद में, तो अगर आयरन की बात करें तो आयरन अभिकारक में कितना है,
1 आयरन है। उत्पाद में कितना है? 3 आयरन है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, तो ऑक्सीजन कितना है? अभिकारक में कितना है? 1 है। और उत्पाद में कितना है आपके पास? 4 है। क्या है? 4 है। और उसके बाद फिर अगर हम बात करें, ऑक्सीजन हो गया, उसके बाद फिर हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो अभिकारक में कितना है? H2 अर्थात 2 है। और उत्पाद में कितना है? यहाँ भी क्या है? 2 है। अर्थात अभी तक हाइड्रोजन आपके पास संतुलित है, लेकिन सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है? ऑक्सीजन की है। सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है? ऑक्सीजन की है। अगर सबसे ज़्यादा संख्या ऑक्सीजन की है तो सबसे पहले हम किसको संतुलित करेंगे? ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। किसको करेंगे? ऑक्सीजन को संतुलित करने पर। ठीक है, अब दिए समीकरण में ऑक्सीजन की संख्या संतुलित करने पर ऑक्सीजन की संख्या हम क्या करने जा रहे हैं? संतुलित। ऑक्सीजन की संख्या आप देखिए संतुलित कैसे करेंगे। उधर कितना है? 4 और इधर कितना है? 1 है। अगर इनमें हम 4 का गुणा करवा दें, तो क्या बराबर हो जाएगा? हो जाएगा। यहाँ 1 है, यहाँ क्या है? 4 का गुणा करवा दें, इधर तो 4 है ही। अगर 4 का हम इसमें गुणा करवा देते हैं तो ऑक्सीजन की संख्या इस पक्ष में भी क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। देखिए बराबर कैसे होगी? जैसे मान लीजिए कि आयरन है, ठीक है, 4 का देखिए, अब ऑक्सीजन में 4 का गुणा कर रहे हैं तो हम जैसे मान लीजिए कि H2 आपके पास लिखा हुआ है तो यहाँ तो 4 लिख नहीं सकते हैं, यहाँ भी 4 लिख नहीं सकते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इन सभी को जो भी यौगिक दिए गए हैं इन सभी को ब्रैकेट में कर लेंगे। इनके अंदर कुछ छेड़खानी नहीं कर सकते हैं, बाहर ही कर सकते हैं। तो 4 बाहर कर देंगे, Fe प्लस हो जाएगा 4H2O gives that Fe3O4 प्लस में क्या हो जाएगा? H2 हो जाएगा। प्लस में क्या हो जाएगा? H2। अर्थात अब देखिए, अब ये क्या है? आंशिक संतुलित समीकरण है। क्या है? आंशिक संतुलित समीकरण। ठीक है, अब ये आंशिक संतुलित समीकरण का मतलब कि अभी ये थोड़ा बहुत संतुलित है। थोड़ा बहुत संतुलित है मतलब इसका क्या है कि यहाँ अब ऑक्सीजन की मात्रा 4 ऑक्सीजन, यहाँ देखो 4 आगे गुणा कर रहा है तो मतलब ये 4 हाइड्रोजन में भी गुणा कर रहा है, इसमें भी। अगर इसमें हमें देखें तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 4 दूना 8 और ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 4। ठीक है, अब ये आंशिक रासायनिक समीकरण है। अगर हम बात करें, ठीक है, अभिकारक में अब ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया है, ऑक्सीजन क्या हो गया है? संतुलित हो गया है। ठीक है, अब अगर हम बात करें हाइड्रोजन की संख्या संतुलित करने पर, हाइड्रोजन की संख्या की बात करें हम, हाइड्रोजन की संख्या अगर हम देखें, हाइड्रोजन की संख्या तो अभिकारक में कितनी है? अभिकारक में कितनी है? अभिकारक में हाइड्रोजन कितना है? 4 दूना 8। और उसके बाद फिर अगर हम उत्पाद में देखें, किसमें देखें? उत्पाद में अगर हम देखें तो उत्पाद में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? उत्पाद में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2 है। उत्पाद में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2 है। अब यहाँ देखिए, अभिकारक में हाइड्रोजन की संख्या 8 है और उत्पाद में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2 है। ठीक है, तो अब ये 8 है और ये 2 है। अगर हमको संतुलित करना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा? 4 से गुणा करना पड़ेगा। इधर किस पक्ष में करना होगा? उत्पाद में। ठीक है, उत्पाद में अगर हम कर देंगे, ठीक है, अब क्या है कि हाइड्रोजन की संख्या यहाँ क्या हो जाएगी? Fe प्लस 4H2O gives that Fe3O4 प्लस में, अब 4 का हम गुणा करेंगे तो पीछे नहीं कर सकते, आगे ही लगाएंगे 4H2। अब यहाँ देखिए, अभी भी ये आंशिक संतुलित है। अभी भी ये क्या है? आंशिक संतुलित है। ठीक है, अभी भी ये समीकरण क्या है आपके पास? आंशिक संतुलित है। क्यों आंशिक संतुलित है? क्योंकि अब इसमें किसकी किसकी संख्या समान है? देखो अगर हम देखें तो यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 4 दूना 8। और इधर कितना हाइड्रोजन? 4 दूना 8। ऑक्सीजन कितना है? 4 एकम 4। और ऑक्सीजन इधर कितना है? 4। अर्थात ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की संख्या क्या है? संतुलित है। और बचा क्या है? आयरन। ठीक है, अब लिखेंगे हम आयरन की संख्या संतुलित करनी। आयरन की संख्या संतुलित करने पर अब देखिए, आयरन की संख्या की अगर हम बात करें, ठीक है, तो आयरन की संख्या अगर हम बात करें तो अभिकारक
अभिकारक में, अभिकारक मतलब तीर से पहले, अभिकारक का मतलब तीर से पहले। अभिकारक में आयरन कितना आपके पास, अभिकारक में आयरन की संख्या क्या है, 1 है, और उत्पाद में कितना है, 3 है। उत्पाद में कितना है, उत्पाद में कितना है, 3 है। अभिकारक में कितना है, अभिकारक में कितना है आपके पास, 1 आयरन, और उत्पाद में कितना है भाई, 3 का गुणा हो रहा है, 3 है, ठीक है। उत्पाद में कितना है, 3 है। अगर इनको बराबर करना है तो किससे गुणा करवाना पड़ेगा, 3 से। क्या करवाना पड़ेगा हमको, 3 से गुणा करवाना पड़ेगा। अगर हम 3 से गुणा करवा देंगे, किस में करवाना पड़ेगा, अभिकारक में करवाना, क्योंकि इधर तो 3 है ना, इधर 3 करने के लिए अभिकारक में 3 से गुणा करवाना पड़ेगा। अभिकारक में आयरन है कहाँ, आयरन जहां भी है उसमें आगे हम 3 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 3 से अगर हम गुणा कर देंगे तो 3Fe हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा आपका, जो जैसा था 4H2O, ठीक है। और उसके बाद फिर गिव्स दैट Fe3O4, और प्लस में क्या है 4H2, क्या है 4H2। अब यहाँ एक चीज देखिए, हमारे पास जो पूर्व में सबसे पहले जो समीकरण था, आयरन H2O, Fe3O4 और H2, देखिए क्या हमने इनके आणविक सूत्र में परिवर्तन किया है, नहीं, इनके आणविक सूत्र में हमने परिवर्तन नहीं किया है, अर्थात इनका जो मूल सूत्र था वो वैसा ही है। अगर कोई भी संख्या, हाइड्रोजन के लिए H2 लिखा हुआ था तो H2 अभी भी लिखा हुआ है। अगर इनके संख्या में परिवर्तन करना है तो हमको आगे क्या करवाना पड़ेगा, गुणा करवाना पड़ेगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब यह समीकरण, ठीक है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण है, ठीक है। अब ये क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण है, और ये जो संतुलित रासायनिक समीकरण है, ठीक है, ऐसे कोई भी समीकरण आपके पास दिया हो, समीकरण को संतुलित कर सकते हो। सबसे पहले क्या कीजिए, समीकरण को लिखिए। समीकरण को लिखने के बाद समीकरण में देख लीजिए कि अभिकारक में किसके कितने परमाणु हैं। आयरन का अभिकारक में 1 परमाणु, उत्पाद में 3। ऑक्सीजन का अभिकारक में 1 है, उत्पाद में कितना है, 4। हाइड्रोजन का क्या है, हाइड्रोजन का अभिकारक में 2 परमाणु है, उत्पाद में भी 4 है, ठीक है। अब दिए गए रासायनिक समीकरण में जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है, सबसे पहले उसको संतुलित करते हैं, ठीक है। दिए समीकरण में ऑक्सीजन की संख्या संतुलित करने पर, अगर हम ऑक्सीजन की संख्या संतुलित करें यहाँ पर, तो ऑक्सीजन की संख्या संतुलित करने के लिए ऑक्सीजन उत्पाद में 4 था और अभिकारक में कितना था, 1, तो 4 का गुणा करवाना। 4 से जब हम गुणा करवाएंगे तो ऑक्सीजन जहां भी होगा 4 से गुणा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, H2O लिखा हुआ है तो ये नहीं कि अब 4 से इसमें गुणा करवा देंगे, नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अर्थात H2O है, इसके जो आणविक सूत्र दिया गया है, जहां कहीं भी ये दिया गया है, इसके सूत्र में परिवर्तन नहीं करते हैं, आगे ही क्या कर देते हैं, गुणा करवा देते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से अर्थात इनका जो आणविक सूत्र, जो भी अभिकारक में और उत्पाद में भाग लेने वाले जो भी अणु होंगे या परमाणु होंगे या यौगिक होंगे, उनके हम क्या करेंगे, उनके आणविक सूत्र में परिवर्तन नहीं करेंगे, जो भी आणविक सूत्र आपके समीकरण में दिया गया है। बाकी अगर कोई भी गुणा वगैरह करना है तो उनके आगे जस्ट करके हम क्या करेंगे, रासायनिक अपक्रिया को संतुलित कर लेंगे। ऐसे ही और 2-4 एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं, और 2-4 एग्जांपल्स लेने से क्लियर हो जाएगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें, ठीक है। और भी एग्जांपल्स के बारे में हम बातें करते हैं। ध्यान रखिए, जैसे देखिए, इतना हार्ड नहीं दिया है आपको, कोई भी चीज है, चाहे रासायनिक अपक्रिया को संतुलित करने की बात हो गई, चाहे कोई भी हो गया, इतना हार्ड नहीं दिया है कि आपके लिए इतना समस्या क्रिएट करे। बस थोड़ा सा माइंड सेट को अपने बेहतर कीजिए और सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आगे अगर हम बात करें, और भी रासायनिक समीकरण जो दिए गए हों उनको संतुलित करने के लिए आपके एग्जाम्पल्स में दिए होंगे, ठीक है। दिया है HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, HNO3 प्लस CaOH का, उसके बाद फिर OH का क्या है, होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, गिव्स दैट CaNO3 का होल ट्वाइस, CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O, प्लस में क्या है, H2O, ठीक है। ये चीज हमको संतुलित करना है। अब यहाँ एक चीज देखिए, यहाँ सबसे एक चीज दिया गया है आपको, यहाँ नाइट्रेट आयन दिया गया है, NO3, ये नाइट्रेट आयन है। अगर हम OH की बात करें
तो ये हाइड्रोक्साइड आयन है, ये क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन। अब यहाँ एक चीज देखिए, अगर हम नाइट्रेट आयन की बात करें, अगर हम नाइट्रेट आयन की बात करें तो दिए समीकरण में, दिए समीकरण में हम यहाँ देखें तो नाइट्रेट पूरे आयन को ले लेते हैं। नाइट्रेट आयन अभिकारक में ठीक है संख्या, अभिकारक में संख्या, और उसके बाद फिर क्या है, उत्पाद में संख्या। ठीक है, अगर हम बात करें नाइट्रेट की, अगर हम बात करें नाइट्रेट आयन की, तो नाइट्रेट आयन जहां है पूरा अभिकारक में कितना है, 1, और उत्पाद में कितना है, 2 है। अगर हम यहाँ देखिए, यहाँ का जो हाइड्रोक्साइड आयन है, यहाँ जो हाइड्रोक्साइड आयन है ये आगे जाके टूट रहा है, और टूटने के बाद अलग अलग हो रहा है, इसलिए इसको हम अलग अलग लिख देंगे। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन इधर कितना है, ये नाइट्रेट आयन का छोड़ दीजिए क्योंकि ये नाइट्रेट आयन पूरा का पूरा लिख उठा है। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ ऑक्सीजन अगर हम देखें तो होल्ट वाइज लगा हुआ है, OH का क्या लिखा हुआ है, होल्ट वाइज। होल्ट वाइज का मतलब 2 हाइड्रोजन भी है और 2 ऑक्सीजन भी है, अर्थात ऑक्सीजन कितना है, 2। और अगर हम उत्पाद में बात करें, उत्पाद में ऑक्सीजन कितना है, नाइट्रेट आयन को छोड़ दीजिए, ऑक्सीजन कितना है, 1 है। और उसके बाद फिर अगर हम बात करें कैल्शियम की, क्या बचता है आपका, कैल्शियम की अगर हम बात करें तो कैल्शियम आपका अभिकारक में कितना है, 1, और उत्पाद में भी क्या है, 1। और उसके बाद फिर अगर हम हाइड्रोजन, बचा हुआ हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन अभिकारक में कितना है, अभिकारक में 2 है, और उत्पाद में कितना है आपके पास, उत्पाद में भी 2 है। अर्थात हाइड्रोजन की संख्या संतुलित है, हाइड्रोजन की संख्या क्या है, संतुलित है। खैर कोई बात नहीं, सबसे ज्यादा कौन है जो असंतुलित है, चाहे आप पहले नाइट्रेट आयन को संतुलित कर लीजिए, चाहे ऑक्सीजन को संतुलित कर लीजिए, कैल्शियम और हाइड्रोजन तो यहाँ संतुलित दिखाई दे रहे हैं, यहाँ संतुलित दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले लिखिए नाइट्रेट आयन की संख्या को संतुलित करने पर, ठीक है, नाइट्रेट आयन की संख्या को संतुलित करने पर, नाइट्रेट आयन की संख्या को अगर हम संतुलित करें यहाँ पर, ठीक है, संतुलित करें तो नाइट्रेट इधर कितना है, 1, उधर कितना है, 2, अर्थात ई में 2 का गुणा करना पड़ेगा, बिल्कुल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे वाले में अर्थात अभिकारक में 2 से गुणा, अब 2 से गुणा नाइट्रेट में यहाँ तो हम कर नहीं सकते हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा, अर्थात जो HNO3, ठीक है, अर्थात हाइड्रोजन नाइट्रेट का, ठीक है, जो भी ये आणविक सूत्र दिया गया है इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अगर 2 का गुणा करना है तो आगे जाओ, ठीक है, खिसको भैया, आप बीच में नहीं आ सकते हो। जैसे देखो लंबी चौड़ी लाइन लगी है, कोई बीच में जाने देगा, नहीं जाने देगा, क्या भैया पीछे जाओ, कोनो गुंजाइश नहीं है। अब ये HNO3 है, ये HNO3 था आपके पास हाइड्रोजन नाइट्रेट, और यहाँ क्या है, अब 2 से गुणा कर देंगे, हम 2 से गुणा कर देंगे, किस काम के लिए करेंगे, हम काम ये करेंगे, नाइट्रेट की संख्या को संतुलित करेंगे। तो ये हो जाएगा प्लस CaOH का होल ट्वाइस, और उसके बाद फिर गिव्स दैट CaNO3 का होल ट्वाइस, और प्लस में H2O, प्लस में क्या हो जाएगा, H2O। यहाँ देखिए आप लोग, अगर हम बात करें अभिकारक में, अगर हम बात करें अभिकारक में, और उसके बाद फिर बात करें उत्पाद में, अभिकारक में बात करें और उत्पाद में, अभिकारक और उत्पाद अगर दोनों में हम बात करें तो अभिकारक में नाइट्रेट आयन संतुलित हो गया है, नाइट्रेट आयन इधर कितना है, 2 है, और इधर नाइट्रेट आयन कितना है, 2 है, उसको छोड़ देंगे, बचा क्या हुआ है, नाइट्रेट आयन के बाद आपके पास नाइट्रेट आयन आपका संतुलित हो गया। ऑक्सीजन की बात करें, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो अभिकारक में कितना है आपके पास, 2, उत्पाद में क्या है आपके पास, उत्पाद में ये नाइट्रेट आयन है, यहाँ से ऑक्सीजन नहीं काउंट करेंगे, यहाँ काउंट करेंगे, 1 है, उत्पाद में कितना है, 1 है। अगर हम कैल्शियम की बात करें, अगर हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम आपके पास इधर 1 है और उधर भी क्या है, 1 है, कैल्शियम अभी भी संतुलित है। अगर हम बात करें हाइड्रोजन की तो हाइड्रोजन इधर कितना है, देखो 2 का गुणा अब केवल नाइट्रेट में ही नहीं हो रहा है, हाइड्रोजन में भी हो रहा है, अर्थात हाइड्रोजन कितना है, 2 यहाँ और 2 यहाँ, कितने हो गए, 4। हाइड्रोजन इधर कितना है, 2 इधर और 2 इधर, कितने हो गए, 4। हाइड्रोजन इधर कितना है, 2 है, इधर कितना है, 2 है।
ऑक्सीजन, कैल्शियम और हाइड्रोजन हमारे पास थे कौन कौन से? नाइट्रेट आयन था, ऑक्सीजन था, कैल्शियम था और क्या था? हाइड्रोजन था। हम नाइट्रेट की संख्या को संतुलित कर चुके हैं। उसको संतुलित करने के बाद अब देखते हैं सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है? हाइड्रोजन की संख्या है। तो हाइड्रोजन की संख्या संतुलित करने पर, हाइड्रोजन की संख्या हम संतुलित करनी जब होगी तो इधर आपके अभिकारक में कितने हैं? 4, और इधर कितने हैं? 2 हैं। अर्थात ई में अगर हम 2 का गुणा करवा दें, इधर हम अगर 2 का गुणा करवा दें तो हाइड्रोजन क्या होगा? संतुलित। 2 का गुणा किस में करवा रहे हैं? उत्पाद में करवा रहे हैं। किस में करवा रहे हैं? उत्पाद में करवा रहे हैं। ठीक है। अब हाइड्रोजन की संख्या संतुलित करने पर, अगर हम हाइड्रोजन की संख्या संतुलित करें, हाइड्रोजन की संख्या संतुलित करने पर ई में हम 2 का गुणा कर रहे हैं, जहां कहीं भी होगा हाइड्रोजन उसके आगे 2 का गुणा होगा। इधर कोई कुछ नहीं कर रहे हैं, नोट कर लेंगे। अर्थात इधर आपका था 2HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस गिव्स दैट CaNO3 का होल ट्वाइस और प्लस में CaNO3 का होल ट्वाइस और प्लस में आपका हो जाएगा, और प्लस में CaNO3 का होल ट्वाइस और प्लस में यहाँ देखो हाइड्रोजन जहाँ था 2 का गुणा करवा देंगे। 2 का गुणा अर्थात हाइड्रोजन यहाँ था, अब 2 का गुणा आगे करवाएंगे, अर्थात क्या हो जाएगा? प्लस 2H2O। ठीक है। अब अगर हम देखें अभिकारक में और उत्पाद में, यहाँ हम देखें अभिकारक और किसमें? उत्पाद में। अभिकारक और उत्पाद में देखें, अब देखो नाइट्रेट की संख्या इधर आपके पास 2 है और इधर भी कितनी है? 2, संतुलित। हाइड्रोजन की संख्या इधर 2 और 2 4 और इधर कितना है? 4, संतुलित। कैल्शियम की संख्या इधर 1 है और इधर भी 1, संतुलित। अगर हम ऑक्सीजन की संख्या की बात करें तो क्या ऑक्सीजन की संख्या क्या है? ऑक्सीजन इधर कितना है? 2 और इधर कितना है? यहाँ भी 2 है, अर्थात सभी संतुलित हैं। नाइट्रेट की बात करें, अगर हम बात करें नाइट्रेट आयन की, तो नाइट्रेट आयन इधर कितना है? 2 और इधर भी कितना है? 2। अगर हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम इधर 1 है, इधर भी 1 है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन इधर कितना है? हाइड्रोजन इधर कितना है? 2 और 2 ये 4 है। उधर हाइड्रोजन की बात करें तो 2 दूना कितना है? 4 है। ठीक है। ये हाइड्रोजन जहाँ रहता है जोड़े में रहते हैं, अर्थात 2 जोड़ा का मतलब कई लोग? 4 लोग। ठीक है। और उसके बाद फिर अगर हम बात करें, हाइड्रोजन हो गया और बचा फिर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन इधर कितना है? ये नाइट्रेट आयन है, इसमें से नहीं काउंट करेंगे। इधर कितना है? 2 ऑक्सीजन। इधर कितना है? 2 ऑक्सीजन है। और अगर हम इधर बात करें तो ऑक्सीजन कितना है आपके पास? यहाँ भी आपके पास 2 ऑक्सीजन है। अर्थात यहाँ अभिकारक और उत्पाद में इधर के अणुओं की संख्या उधर के समान प्रकार के अणुओं की संख्या के बराबर है। अर्थात इधर अगर नाइट्रेट आयन की अणु है तो उधर भी नाइट्रेट आयन के अणु, इधर अगर 2 हैं तो इधर भी कितने हैं? 2 हैं। ऐसे कैल्शियम का, ऐसे हाइड्रोजन का, ऐसे ऑक्सीजन के। ठीक है। देखें तो दोनों तरफ क्या है? समान है। ठीक है। अब दोनों तरफ समान है, इसलिए अब यह रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है। अब यह रासायनिक अभिक्रिया क्या है? संतुलित है। ठीक है। इस तरीके से आप रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कर सकते हो। ठीक है। और भी एग्जांपल्स मैं देता हूं। ठीक है। उन एग्जांपल्स को क्या कीजिए और उसके बाद तो फिर देखते हैं हम लोग। ठीक है। ये हो गया हमारा संतुलित। आगे देखते हैं हम लोग और एक आध एग्जाम्पल करते हैं। उन एग्जाम्पल्स को करने के बाद देखिए, जितने एग्जाम्पल आप करोगे उतने आपके लिए बेहतर रहेगा। एग्जाम्पल्स इतना कर डालिए आप अपनी किताबों से, इधर उधर से, जहाँ कहीं से भी मिल जाए एग्जाम्पल्स इतना ज़्यादा कर लीजिए कि कहीं गुंजाइश ही ना रह जाए गलती के। मतलब पेपर में आए तो ऐसा लगे कि जैसे बस अभी तो पढ़ के आए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पेपर आपका गुलाम होना चाहिए, आप पेपर के गुलाम है। इससे थोड़ो कि सफ़ेद सफ़ेद पेपर देखो तो ट्यूबलाइट जले, ना उज्जर दिखाए ना काला दिखाए, कुछ भी ना दिखाए। ठीक है। जब तैयारी बढ़िया से होती है तब बेहतर तरीके से पेपरों दिखाते कि हाँ काव लिखा है। अगर तैयारी नहीं हुई पेपर से पहले ना, तो कटोरा लेके बैठोगे वहाँ। और उसके बाद फिर देखिए अगला हम देखें तो NaOH है प्लस H2SO4, NaOH प्लस H2SO4 gives that Na2SO4
प्लस Na2SO4 और प्लस में क्या है H2O, प्लस में क्या है आपके पास H2 है। एक ही रासायनिक अपक्रिया हमको संतुलित करनी है, अर्थात इसमें जो आणविक सूत्र दिए गए हैं इसमें परिवर्तन नहीं करना है, इसमें परिवर्तन नहीं करना है। अब इनमें अगर आपको परिवर्तन नहीं करना है, ठीक है, परिवर्तन नहीं करना है, ठीक है। अब इनकी संख्या को हम देखते हैं, ठीक है। अभिकारक अणुओं की संख्या, नहीं सीधा लिखो, अभिकारक में और आगे क्या है उत्पाद में, आगे क्या है उत्पाद में। अभिकारक में अगर हम बात करें, अभिकारक में अगर हम बात करें सोडियम की, अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम कितना है 1, उत्पाद में कितना है Na2 अर्थात 2 लोग हैं। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन देखो यहाँ जो सल्फेट है मैंने कल लिखवाया था, सल्फेट पूरा आयन होता है, इस पर कितने का चार्ज होता है -2 का चार्ज। पीछे कल का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कल लीजिएगा जरूर, ठीक है। सल्फेट आयन इस पर -2 का चार्ज है, इस पर कितने का चार्ज है -2 का चार्ज है, ठीक है। जहाँ कहीं भी होता है ये आयन के रूप में ही रहता है सल्फेट आयन। यहाँ अगर हम बात करें ऑक्सीजन की तो ये तो सल्फेट आयन हो गया, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ एक है, यहाँ एक है, इधर ये तो सल्फेट आयन हो गया, छोड़ देंगे ऑक्सीजन, इधर भी क्या है एक है। अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन इधर कितना है 1 और 2, कितने हो गए 3 हो गए। इधर हाइड्रोजन कितना है 2, इधर हाइड्रोजन कितना है 2 है। अगर हम सोडियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन और ये सल्फेट आयन हो गया। सल्फेट आयन की बात करें, अगर हम सल्फेट आयन की बात करें तो सल्फेट आयन इधर कितना है 1 और इधर कितना है, इधर भी क्या है 1 है। सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है हाइड्रोजन की, सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है हाइड्रोजन की। सबसे पहले हाइड्रोजन की संख्या को संतुलित करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन की संख्या संतुलित करने पर, ठीक है, हाइड्रोजन की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या संतुलित करने पर, यहाँ देखिए अब आपके लिए एक समस्या लग रही होगी क्या कि अब 2 में कितने गुणा कर दें कि 3 आ जाए। चलो ये अगर नहीं आ सकता है तो एक चीज हो सकता है, क्या हम क्या करेंगे, अगर ऐसी सिचुएशन आपके पास आ जाए कि मान लो यहाँ 3 है यहाँ 2 है, अब पहले अगर मान लीजिए इधर 2 इधर 4 रहता था तो इधर 2 से गुणा कर देते थे, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो जो इधर की वैल्यू है उसका गुणा इसमें कर देते हैं, जो इधर की वैल्यू है उसका गुणा क्या कर देते हैं इसमें कर देते हैं। अब 2 3 6 इधर भी हो जाएगा, 2 3 6 उधर, अर्थात इधर हम कितने का गुणा कर रहे हैं 2 का, और इधर कितने का गुणा कर रहे हैं 3 का। कहाँ कर रहे हैं, जहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की संख्या संतुलित। हाइड्रोजन कहाँ है यहाँ है, कहाँ है यहाँ है, अब यहाँ है। अब इसमें कितने का गुणा करना है 2 का गुणा करना है, किसका गुणा करना है 2 का गुणा करना है। चलो कर देते हैं, यहाँ अगर हम 2 का गुणा कर देंगे तो 2 हो जाएगा NaOH, क्योंकि बीच में तो कुछ कर नहीं सकते हैं, बाहर ही गुणा करेंगे। और उसके बाद फिर प्लस आपका H2SO4 ऐसे ही रहेगा, गिव्स दैट Na2SO4 ये ऐसे ही रहेगा Na2SO4, और उसके बाद फिर प्लस H2O इधर हम कितने का गुणा कर रहे हैं, हाइड्रोजन जहाँ भी है 3 का गुणा कर रहे हैं तो 3H2O हो जाएगा। अब अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन की संख्या की बात करें तो इधर हाइड्रोजन कितना है 2 और 2 4 है, इधर हाइड्रोजन कितना है, इधर हाइड्रोजन 6 है, इधर अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो इधर 3 था और इधर हाइड्रोजन कितना था 2 था, इनमें हम 2 का गुणा करवा दे रहे हैं। 2 का गुणा, एक चीज़ देखिए 3 है तो हम 2 का गुणा करवा दें, ठीक है। देखिए अगर यहाँ हम 2 का गुणा यहाँ करवाते हैं तो 2 और 2 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, 2 और 2 कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ एक चीज़ देखिए आप लोग, यहाँ हाइड्रोजन कितने हो जा रहे हैं, यहाँ कितने हो जा रहे हैं, यहाँ 6 हो जा रहे हैं। अब इसकी संख्या अगर संतुलित करनी है तो अगर हम इस 2 का गुणा यहाँ ना करवा के अगर हम यहाँ करवा दें, यहाँ करवा दें तब क्या संतुलित होगा, तब भी नहीं संतुलित होगा। अर्थात ध्यान से देखिए यहाँ पर कि यहाँ क्या था NaOH था, ठीक है, 1 और 2 3 हाइड्रोजन, और इधर कितना थे 2 हाइड्रोजन था। अब अगर 3 में अगर हम 2 का गुणा करवा दें, 3 में अगर हम 2 का गुणा करवा दें तो 6 होना चाहिए यहाँ, लेकिन होगा कितना अगर हम इसमें गुणा करवाएंगे, अगर हम इसमें केवल गुणा करवा दें, अगर हम केवल इसमें गुणा करवा देते हैं तो आपके पास हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2 और 2 4 ही हो जाएगा, लेकिन करना कितना 6। लेकिन अगर हम इसमें गुणा करवा दें, लेकिन अगर हम इसमें गुणा करवा दें
इसमें अगर हम गुणा करवा दें, 3 का गुणा करवा दें, सॉरी 2 का अगर हम इधर गुणा करवा दें तो क्या संतुलित हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। चलो करवा देते हैं, 2 का गुणा इसमें करवा देते हैं। अब यहाँ एक चीज़ देखिए, यहाँ अगर हम बात करें अभिकारक में, यहाँ अगर हम बात करें अभिकारक में, और यहाँ अगर देखें हम लोग उत्पाद में, अभिकारक और उत्पाद दोनों में देखें तो सबसे पहले देखिए सोडियम की संख्या, सोडियम की संख्या, सोडियम की संख्या इधर कितनी है? 1 है। और सोडियम की संख्या इधर कितनी है? 2 है। हाइड्रोजन की संख्या इधर कितनी? 2 दूना 4 और 1 5 ही रहा। अगर हम एक चीज, यहाँ कुछ असंतुलित हो रहा है, ठीक है। यहाँ एक चीज देखिए आप लोग, हाइड्रोजन की संख्या को संतुलित करने के लिए यहाँ हम क्या करें, जैसे इधर कितने थे? 3 और इधर कितने थे? 2 है। इधर आपके पास हाइड्रोजन कितने थे? 3 और इधर कितने थे आपके पास? 2 थे। यहाँ एक चीज देखिए, अगर हाइड्रोजन की संख्या जो भी आपकी थी, आपके पास जो भी हाइड्रोजन की संख्या थी, यहाँ अगर हम यहाँ गुणा करवा दें, यहाँ ना करवाएं, यहाँ ना गुणा करवाएं, और हमारे पास यहाँ 2 और 1 3 है, और यहाँ कितना है? 2 है। अगर हम यहाँ 2 का केवल गुणा करवा दें, यहाँ केवल 2 का गुणा करवा दें, ठीक है, तो क्या संतुलित हो जाएगी? तो 2 2 4 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अर्थात इधर भी हम 2 का गुणा करवा दें और इधर भी हम 2 का गुणा करवा देंगे, लेकिन निश्चित अणुओं की संख्या वाले में करेंगे। किस में करेंगे? इसमें करेंगे। अगर 2 का गुणा हम इसमें करवा दें तो ये हो जाएगा 2NaOH, और प्लस में हो जाएगा आपके पास H2SO4, और उसके बाद फिर गिव्स दैट यहाँ हो जाएगा Na2SO4, और प्लस में H2O था, क्या था? H2O था। 2 का गुणा इसमें करवा देंगे तो क्या हो जाएगा? 2H2O हो गया। अब देखिए संतुलित है कि नहीं? इधर कितना है आपके पास? 2 और 2 4 हाइड्रोजन, इधर कितना है? 4 हाइड्रोजन, संतुलित है, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें अभिकारक में, अभिकारक में और किसमें? उत्पाद में। अभिकारक और उत्पाद दोनों में देखें तो अभिकारक में अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम कितना हो गया? 2, और उत्पाद में कितना है आपके पास? उत्पाद में भी 2 है। अगर हम बात करें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो संतुलित हो गया है, ठीक है। सोडियम भी संतुलित अपने आप हो गया, ठीक है। और उसके बाद फिर जो जो संतुलित है उसको नहीं लिखेंगे। उसके बाद फिर क्या हुआ? सोडियम संतुलित है, हाइड्रोजन संतुलित है। सल्फेट आयन की अगर हम बात करें तो सल्फेट आयन इधर भी एक है, इधर भी एक है, सल्फेट आयन भी संतुलित है, ठीक है, अभिकारक। और ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन इधर कितना है? 2, और ऑक्सीजन इधर कितना है? 2 है। अर्थात पूरी की पूरी अपक्रिया संतुलित है। पूरी की पूरी अपक्रिया क्या है? संतुलित है। पूरी की पूरी अपक्रिया क्या है? संतुलित है। अब हमको लिखने की, अगर हम लिखें भी, अगर हम सभी को लिख दें अभिकारक में और उत्पाद में, दोनों में, अभिकारक, अभिकारक और उत्पाद दोनों में अगर हम लिखें तो अभिकारक में सोडियम कितना है? सोडियम कितना है? 2, और उत्पाद में भी कितना है? 2। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कितना है? इधर 2 है, और ऑक्सीजन इधर कितना है? 2 है। अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन कितना है? 2 और 2 4 है। इधर हाइड्रोजन कितना है? 2 2 में 4। अगर हम बात करें सल्फेट आयन की, तो सल्फेट आयन इधर कितना है? 1 है, और उधर भी कितना है? 1 है। और कुछ बच रहा है? नहीं। अगर सभी के सभी बराबर आ रहे हैं तो ये अपक्रिया, ये अपक्रिया क्या है? ये अपक्रिया अब, ये अपक्रिया अब ये अपक्रिया अब संतुलित रासायनिक अपक्रिया है। संतुलित रासायनिक अपक्रिया है। अर्थात ये जो अपक्रिया अब आपको दी गई है, यह अपक्रिया आपके लिए क्या है? संतुलित रासायनिक अपक्रिया है। इसी तरीके से और भी एग्जांपल्स आपको अगर दे दिए जाएं और कहा जाए कि उनकी संख्या को संतुलित कीजिए तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब तो कर लोगे आप लोग, ठीक है। तो और ये जो अपक्रिया संतुलित करते हो आप इस तरीके से, आप जो इस तरीके से संतुलित करते हो, इस अपक्रिया को, ये जो संतुलित करने की अपक्रिया है, इसी को कहा जाता है हिट एंड ट्रायल विधि, ठीक है। क्या कहते हैं हम लोग? ठीक है, संतुलित रासायनिक अपक्रिया को, रासायनिक अपक्रिया को रासायनिक अपक्रिया
अपक्रिया को संतुलित करने की यह विधि क्या कहलाती है? हिट एंड ट्रायल विधि। हिट एंड ट्रायल विधि कहलाती है। हिट एंड ट्रायल विधि कहलाती है। रासायनिक अपक्रिया को संतुलित करने की ये जो प्रक्रिया है, ये जो तरीका हम लोग अपना रहे हैं, ये कौन सी अपक्रिया है? इसको हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। और भी तरीके से होते हैं, ये आयनिक यौगिकों से बने रासायनिक अपक्रिया होते हैं जिनको हिट एंड ट्रायल विधि से संतुलित किया जा सकता है। लेकिन अगर और भी तरीके से आपको रासायनिक अपक्रिया बनते हैं, और भी तरीके, जैसे मान लीजिए कि ये तो आयनिक तरीके से यौगिक बने हुए थे, ठीक है। बंध के माध्यम से भी बनते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर हम पीछे लिखवा चुके हैं CH4 अगर हम बात करें, ठीक है, मेथेन की बात करें, या फिर मतलब कार्बनिक यौगिक हैं, और भी बहुत से ऐसे यौगिक पाए जाते हैं जिनके पास बंध पाया जाता है। ये आयनों के माध्यम से नहीं जुड़ते हैं। ये नहीं कि ये 1 रुपया कर्जा है, 2 रुपया कर्जा है, ये सब मेथड नहीं होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इस विधि से आप रासायनिक अपक्रिया को संतुलित कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो भी आपको यहाँ पढ़ाया जाता है, अगर आपके पास किताब आपके सामने होगी तो बहुत ही ज़्यादा आपको आवश्यकता होगी पढ़ने में, समझने में, ठीक है। ध्यान रखिए। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जीवन में आपके बहुत तरीके से मोड़ आएंगे, लेकिन हमको उनसे घबराना नहीं है, उनसे लड़ना है, क्योंकि लड़कर ही नौका पार हो सकती है। उसके पहले या किसी अन्य तरीके से नौका पार आपकी नहीं हो सकती है। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि सफल होने के लिए जेब में गांधी हो या ना हो, लेकिन दिल में आधी जरूर होनी चाहिए। फिर से दोहराना चाहूँगा कि सफल होने के लिए जेब में गांधी हो या ना हो, लेकिन दिल में आधी जरूर होनी चाहिए। अगर दिल में आधी है तो आपके लिए कितनी भी आंधियाँ आए जो आपको रोके, कितने भी आपके रास्ते में पत्थर आ जाएं जो आपको रोकें, लेकिन किसी में इतनी औकात नहीं होगी कि वो आपको रोक सकें। इसी के साथ आज का क्लास खत्म होता है। जय हिंद।